नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। अब सबसे पहले इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। ट्रंप का ईरान पर भड़काऊ बयान, कहा चाहे तो एक शॉट में सब खत्म कर दें। कांग्रेस ने इसी बात को लेकर केंद्र को घेर लिया है। ईरान में एक तरफ तो शोक का आलम पसरा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रंप की बयानबाजी जारी है। माना जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ करीबन 10 मिलियन लोग शामिल हुए हैं। अब इस पूरे विवाद में देश की पार्टी कांग्रेस भी कूद गई है। उनके राज्यसभा सांसद ने ट्रंप के बयान की खबर को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए सवाल उठाए हैं। साथ ही इस बहाने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदा एनडीए सरकार को निशाने पर ले लिया है। दरअसल खामेनेई के इतनी दीवानगी ट्रंप को पसंद नहीं आ रही, इसलिए उनके कुछ बयानों ने चौंकाया जरूर है। एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को छुट्टी दे दी है। वहीं दूसरा बयान कि अमेरिका ने युद्ध में ईरान की खूब पिटाई की। तीसरा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वे सब वही हैं, एक शॉट में हम उन सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने इस पूरे विवाद पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार में करीबन 1 करोड़ लोग शामिल हुए हैं, जो शायद इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार का जमावड़ा रहा होगा। श्रद्धांजलि देने के लिए कई भारतीय प्रतिनिधि भी ईरान गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना धमकियों ने पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया के बेहद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात यह है कि हमारे समझौतावादी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार में इतनी नैतिक हिम्मत नहीं है कि वे अमेरिका बैठे अपने आकाओं की ओर से हिंसा के लिए उकसाने वाली ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों की निंदा कर सकें। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश, बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले दिए 5 संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर देश भर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है। साथ ही उन्होंने यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में जुटे सेना, सुरक्षा बलों, प्रशासन व स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील की, जिसमें यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा नियमों की पालना करना, वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों की खरीदारी को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ना और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेवारियों के एक संदेश के रूप में देखा जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप बना रही हैं बेटियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया झारखंड की पूनम, एमपी की शिवानी का जिक्र। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ करते हुए कहा कि सानंद आज भारत का उभरता हुआ सेमीकंडक्टर हब बन चुका है। उन्होंने विशेष रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश व अन्य आदिवासी क्षेत्रों से आई उन बेटियों की सराहना की जो आईटीआई की पढ़ाई के बाद इस आधुनिक उद्योग में काम कर रही हैं और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन बेटियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई पहचान बनाई है। इनमें से कई पहली बार परीक्षण के लिए मलेशिया गई, अब विश्व स्तरीय तकनीक के साथ भारत में चिप निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक समय आईटीआई शिक्षा को कम महत्व देता था, लेकिन आज यही युवा देश के तकनीकी विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बेटियों की सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी अहम खबर की तरफ। गन्ना किसानों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का कवच। पीएम जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ेंगे लाखों परिवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 6 से 11 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी गन्ना विकास समितियों में विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूक और नामाकरण महाअभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत
गन्ना किसान परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना समेत केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों को आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता मिल सके। अभियान के दौरान सभी सहकारी गन्ना विकास समिति परिसरों में विशेष सहायता और नामांकन का काउंटर बनाए जाएंगे। यहाँ किसानों को योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजों का सत्यापन, बैंकिंग सहायता, नए बैंकिंग खाते खोलने और मौके पर नामांकन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही महिला समय सहायता समूहों, गन्ना विभाग, बैंकों, इफ्को और चीनी मिलों की भागीदारी से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र किसान परिवार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़कर दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्राप्त कर सके। और सरकार का मानना है कि यह अभियान किसानों को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। वहीं अगली बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां अकाल तख्त साहिब के खिलाफ कथित प्रचार पर मान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम मिला है। अमृतसर में आयोजित एक पंथक सम्मेलन के दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ ने पंजाब सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ IT सेल समूह अकाल तख्त साहिब के खिलाफ कथित तौर पर दुष्प्रचार व उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इन गतिविधियों को तत्काल रोकने और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जत्थेदार ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो खालसा पंथ समय मोर्चा संभालेगा और संबंधित IT सेल कार्यकरों की ओर से शांतिपूर्ण मार्च कर इन गतिविधियों को बंद कराने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था है, उसकी गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पंजाब सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पंथ अगली रणनीति के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा और अकाल तख्त साहिब के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत, जानते हैं किन मुद्दों पर बन सकती है सहमति। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता 11 जुलाई को हो सकती है। हालांकि बैठक के स्थान की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान तलाशना और रिपोर्ट के मुताबिक इन बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच बातचीत में दोनों पक्षों ने व्यापक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। ईरान में राजकीय अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के कारण वार्ता कुछ समय के लिए टल गई थी, लेकिन अब इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वार्ता हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन के तहत 60 दिनों की प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों देशों की कोशिश है कि बातचीत के जरिए क्षेत्रीय तनाव कम किया जाए, परमाणु मुद्दे सहित अन्य विवादित मामलों पर सहमति बनाकर पश्चिमी एशिया में शांति बहाल की जा सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे 3 बेटे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा नहीं आए सामने। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में तेहरान में संपन्न हुई हैं। अंतिम नमाज में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, संसद अध्यक्ष, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, शीर्ष धार्मिक नेता और खामेनेई के बेटे मसूद, मेहसाम और मुस्तफा शामिल रहे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई समारोह में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल से संभावित खतरे को देखते हुए मुस्तफा खामेनेई को सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी थी। वरिष्ठ धार्मिक नेता अयातुल्लाह जाफर ने अंतिम नमाज अदा की, जबकि देश भर से बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। इसी बीच क्षेत्रीय तनाव भी जारी रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों पर बयान दिया है। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा चिंताओं के बीच कई जहाजों ने अपनी समुद्री मार्ग बदल लिए हैं। इससे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की स्थिति को एक बार फिर से चर्चा दे दी है। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई में बारिश का कहर जारी है। तेज हवाओं से गिरे 250 से ज्यादा पेड़।
2 युवकों की मौत हो गई है। मुंबई में मानसून की पहली तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कुछ ही घंटों में शहर और उपनगरों में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि 70 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण 250 यानी कि 250 से अधिक पेड़ व उनकी शाखाएं गिर गई हैं। कई जगह पर शॉर्ट सर्किट, लैंडस्लाइडिंग और एक खाली इमारत ढहने की घटना भी सामने आई है। हालांकि अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति नहीं बनी और लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रही। बारिश से जुड़े हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुर्ला में पेड़ गिरने से एक 63 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई, जबकि आर्य कॉलोनी में पेड़ की टहनी गिरने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। इसके अलावा पेड़ गिरने के कारण कई बस मार्गों में बदलाव करना पड़ा, यातायात भी प्रभावित रही। बीएमसी, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों को रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। फंक्शन के 8वें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है। 6 किलो तक उनका वजन कम हो गया है। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का रविवार को 8वां दिन है। डॉक्टरों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अनशन शुरू होने के बाद से उनका करीब 6 किलो तक वजन घट चुका है। अब उनका वजन लगभग 60.95 किलोग्राम रह गया। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य है, लेकिन ब्लड शुगर और रक्तचाप में गिरावट दर्ज की गई है, जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय की जाए और कथित परीक्षा अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की जाए। इस बीच प्रदर्शन जारी है। वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों और डॉक्टरों की चिंता बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि वांगचुक अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और समय समय पर मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। समर्थकों ने सरकार से जल्द बातचीत करके समाधान निकालने की अपील की है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा कि घायल है लेकिन वो हताश नहीं। क्या फिर से खड़ी हो पाएगी ममता बनर्जी, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी में जारी बगावत के बीच विरोधियों और बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें राजनीति से रोकना है तो पहले उन्हें मारना होगा। ममता ने आरोप लगाया कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर सत्ता तक पहुंचने वाले कुछ नेता अब उसी पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और खुले तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बागी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो सीधे बीजेपी में शामिल होकर जनता के सामने आए। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के भरोसे से चलती है। उन्होंने दावा किया कि जिन नेताओं को उनके कठिन समय में सहारा दिया है वही आज पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि तृणमूल भवन पर कब्जा किया जा सकता है लेकिन जनता के दिलों पर नहीं। बंगाल की राजनीति में बड़े राजनीतिक संकट के बीच ममता बनर्जी ने साफ किया कि वह संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के चुनाव चिन्ह और संगठन को बचाने के लिए लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी तथा जनता के बीच जाकर अपना अभियान जारी रखेंगी। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दलजीत दोसांझ की सतलुज में दिखा पंजाब के इतिहास का वो काला सच जिसे सेंसर बोर्ड ने सालों तक दबाए रखा था। खबर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दलजीत दोसांझ की लंबे समय से अटकी फिल्म सतलुज, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था, उसके नाम से वो जानी जाती थी, आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। लगभग 3 साल तक सेंसर और परमानंद ने जुड़े विवादों के कारण रिलीज को देर करते रहे। देरी के बाद अब यह फिल्म 3 जुलाई को सीधे G5 पर स्ट्रीम कर दी गई है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है, जिसमें 1980-1990 के दशक के दौरान पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों, लापता लोगों और मानवाधिकार उल्लंघनों जैसी संवेदनशील मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान हैं, जिन्होंने दलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की, कमलजीत सिंह, गीतिका विद्या भी अहम भूमिका में नजर आए हैं। रिलीज के बाद दलजीत दोसांझ ने कहा कि फिल्म को नया नाम जरूर दिया गया, जिसका नाम बदलकर अब सतलुज कर दिया गया, लेकिन कहानी में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर फिल्म में एक भी कट लगाया होता तो वे इसे प्रचार का हिस्सा नहीं बनने देते। सतलुज को लेकर वहीं दर्शकों की शुरुआती प्रक्रिया जो है काफी भावुक रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फिल्म को पंजाब के इतिहास और मानवाधिकार से जुड़े अहम अध्याय को सामने लाने वाली फिल्म बताया है।
अगली बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां 2 साल पहले अग्निवीर बने थे नरेंद्र, बीकानेर में करंट लगने से बस्ती के जवान की मौत हो गई है। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। डेरवा नगर पंचायत के पटेल नगर वार्ड निवासी अग्निवीर जवान की शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में करंट लगने से मौत होगी। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर लोग घर पहुंचकर संवेदना दे रहे हैं। बता दें कि नगर पंचायत मुंडरेवा के पटेल नगर वार्ड नंबर 12 निवासी अग्निवीर नरेंद्र यादव 22 वर्ष पुत्र राम रक्षा की तैनाती राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। शनिवार को रात 8 बजे उसके छोटे भाई विजेंद्र के मोबाइल पर फोन आया कि करंट के कारण उनकी मृत्यु होगी। मौत की खबर सुनकर परिवार सहित गांव के लोग रोने बिलखने लगे। नरेंद्र यादव के पिता खेती किसानी करते हैं। नरेंद्र यादव की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है रेशमा रावत कॉलेज सहजनवा में उनके मामा राजेंद्र यादव के वहां हुई है। बाद में गांव आकर बीए की पढ़ाई करते हुए सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी और 2024 की अगर बात की जाए तो उन्हें अग्निवीर के तहत सेना में उनका सिलेक्शन हुआ था। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में पति बना हैवान, तवे से वार कर पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस के सामने कबूला अपना जुर्म। राजधानी दिल्ली में मुजफ्फरगढ़ इलाके में घरेलू विवाद के बाद एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने तवे से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद बाबा रविदास नगर थाने पहुंचा। पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले 2-3 वर्षों से मानसिक बीमारी का इलाज कर रहा था। कुछ महीने पहले उसकी नौकरी भी चली गई थी। पुलिस के अनुसार इन परिस्थितियों के चलते परिवार में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता है। पुलिस एफएसएल और क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जबकि घटना के बाद परिवार और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम बेटे की हत्या, शव को दफना दिया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के बानसूर क्षेत्र में इंदिरामा गांव में 4 वर्षीय मासूम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार बच्चे के पिता पर हत्या करने के बाद शव को दफनाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को बाहर निकलवा कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे की पहचान 4 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह का अधिकारिक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहां एफएसएल जांच सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ईपीएफओ को लेकर एक पोर्टल अपडेट आया है। ईपीएफओ ने बदल दिए हैं नियम। अब पीएफ खाता धारक पोर्टल पर नहीं कर पाएंगे ये 2 जरूरी काम। जानते हैं इस खबर में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने तकनीकी अपडेट के बाद अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल दोबारा से शुरू कर दिया है। नए इंटरफेस के साथ पोर्टल को पहले से अधिक सुरक्षित और तेज बनाया गया। हालांकि इस अपडेट के बाद यूएनए एक्टिवेशन और नया यूएनए जनरेटर करने की सुविधा पोर्टल से हटा दी गई है। अब ये 2 सेवाएं केवल उमंग ऐप के जरिए आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी। ईपीएफओ के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य पहचान को सत्यापन को और सुरक्षित बनाना, फर्जी गतिविधियों को रोकना है। वहीं जिन सदस्यों का यूएनए खो गया है वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ओटीपी के जरिए आसानी से यूएन को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। डेथ क्लेम और पेंशन से जुड़ी सेवाएं पहले की तरह यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेंगी। ईपीएफओ ने कहा कि डाटाबेस अपग्रेड और सॉफ्टवेयर माइग्रेशन के बाद डिजिटल सेवाओं को अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बनाया गया। ऐसे में करोड़ों ईपीएफ खाता धारकों को अब यूएनए से जुड़े अधिकांश कार्यों के लिए उमंग ऐप का प्रयोग करना पड़ेगा। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।